गाइस ये स्टोरी मेरे प्लेलिस्ट पर है तो आप इसको भी चेकआउट कीजिएगा। ये लव ट्रायंगल बीएल मांगा है तो आप लोगों को ज़रूर पसंद आने वाली है। और ये भी गैंगस्टर के बारे में है कि कैसे वो अपनी फीलिंग्स को छुपाता है लेकिन तब तक उसका बॉयफ्रेंड जो होता है जा चुका होता है। तो आप प्लीज़ इसको भी चेक कीजिए। ये मेरे प्लेलिस्ट पर है तो आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो गाइस हमारी स्टोरी की स्टार्ट ऐसे होता है कि हमें क्यूट और चार्मिंग मांगा आर्टिस्ट को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है फैंग जी। और जो कि अपनी कंपनी के मैनेजर पर गुस्सा करता है और बोलता है कि तुमने मेरी स्टोरी को चुराया। और जो कंपनी का मैनेजर होता है उसका नाम होता है हान क्वैन। हम कंपनी के मैनेजर को हान बोलने वाले हैं, ठीक है। और तो गाइस स्टोरी कुछ ऐसी होती है। अब मैनेजर जो होता है इसकी स्टोरी को चुराया होता है और गलत कॉन्ट्रैक्ट पर साइन भी कराए होते हैं और इसकी स्टोरी किसी को बेच देता है और इससे कंपनी का बहुत बड़ा नाम भी होता है, इसकी जो कंपनी रहती है। अब वो क्योंकि आर्टिस्ट इतना इनोसेंट टाइम होता है और कुछ साल पहले अपना घर छोड़ चुका होता है और ये कंपनी जो है उसको घर देती है और बदले में उसका जो माँगा होती है वो लेती होती है। मगर फैंग जी न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स पर ना ज़्यादा सहमत नहीं होता है और उससे उन्होंने ना साइन करवाए होते हैं, उसका कंसेंट नहीं होता साइन करने का। तो अब वो क्या होता है, कंपनी को अपना माँगा नहीं देना चाहता, सब कुछ जो होता है इसकी मर्ज़ी के खिलाफ़ होता है। तो जो फैंग जी होता है इसके ऑफ़िस जाता है और बोलता है, ओए डरपोक, तू मुझे पता है तू अभी अंदर ही है, बाहर निकल आ। तूने मेरा कंटेंट चुराया है तो मेरा सामना भी करो। तो मैनेजर जो होता है वो बहुत गंदी स्माइल देता है और बोलता है रिलैक्स रिलैक्स, चलो बात करें। और जो फैंग बोलता है वो कहता है मैं तुम पर केस करवाऊँगा, कोर्ट में घसीटूँगा वगैरह वगैरह बोलता है और बाहर चला जाता है। और बाहर जाकर आता है और वहाँ पर वो बोलता है कि मैं इतना गरीब हूँ और अगर मैंने इस पर केस करवाया भी तो कल कुछ दिन जो है मेरे पास खाने के पैसे भी नहीं होंगे और मुझे रामेन ही खाना पड़ेगा सिर्फ़। मगर फिर वो डिसाइड कर रहा होता है कि नहीं, मैं चुप नहीं बैठूँगा, अब बहुत ज़्यादा हो गया, इन्होंने हमेशा मेरा ऐसे ही यूज़ किया है, तो मैं ज़रूर लॉयर के पास जाऊँगा और इन पर कोर्ट में इनको ना लेकर आऊँगा। तो वो लेडी के पास जाता है और उनसे पूछता है कि मुझे एक लॉयर चाहिए जिसकी फ़ीस भी ज़्यादा ना हो और जो इतना अच्छा हो कि मेरा जो केस है वो जीत जाए। वो जानता होता है कि जो कंपनी होती है व्हाइट बिट, उसका बहुत बड़ा नाम होता है और पहले तो कोई उसका केस लेने के लिए तैयार ही नहीं होता है। क्योंकि वो जो लेडी होती है वो भी उसे बोलती है, जो उसकी एडवाइज़र होती है वो कहती है कि तुमने तो खुद ही कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए थे तो तुम ये क्या करने वाले हो? तो फिर तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है क्योंकि उन्होंने तुमसे कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किए करवाया हुआ है और हो सकता है कि कोई जो है तुम्हारी साथ दे दे और कोई लॉयर तुम हायर कर भी लो तो वो कंपनी इतनी बड़ी है, इसको ख़रीद लेगी और तुम केस हार जाओगे। तो इसको तो बताती है कि फिर वो इसको कहती है अच्छा तुम इतनी ज़िद कर रहे हो तो मैं तुम्हें एक लॉयर का बताती हूँ जो कभी भी नहीं हारा और जो बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट है, गोल्ड मेडलिस्ट है और उसका नाम है क्वान मो, ठीक है। और ये जो है टॉपर है और ये कोई केस जो है ना वो हारता नहीं है और इसको बड़े-बड़े विलेन्स जो है ना वो बताती है, हायर करती हैं और इसको हायर करने के बाद वो उनका केस जीत जाता है। तो मतलब इसके कहने का मतलब ये होता है अगर वो गलत भी केस पकड़ता है ना तो वो हारता नहीं है। तो फैंग जी बोलता है ये तो मुझे पसंद नहीं आया, मैं इसको क्यों हायर करूँगा? मैं कोई अच्छा-सा ढूँढ लूँगा। क्योंकि ये तो बहुत ही गलत बात है ना कि वो विलेन्स के लिए केस लड़ता है। वो ना वहाँ से चला जाता है सोचते हुए और ना वो उसी के उसका पता वग़ैरह वो उसको दे देता है। तो वो उसी के ऑफ़िस के सामने आ जाता है और कहता है मैं इसको छोड़ूँगा नहीं, इसे बताऊँगा कि ये गलत केस क्यों लेता है। तो हमारा जो आर्टिस्ट होता है वो उसके ऑफ़िस में पहुँच जाता है और वो इतना ज़्यादा पहले ही नर्वस होता है तो वो उसे समझ नहीं आता उसे सामने देखकर वो क्या बोले। तो वो उसको बुरा-भला कहना शुरू कर देता है और कहता है कि तुम इतने गलत हो, तुम विलेन्स के लिए भी केस लड़ते हो और गुंडे लोगों के लिए केस लड़ते हो। तो जो क्वानमो होता है ना उसको पहले ही कंपनी ने ऑफ़र कर दी होती है कि तुम उसके लिए केस लड़ो, लेकिन अभी उसने ये केस की एक्सेप्ट नहीं की होती ऑफ़र। तो जो और वो जाते ही उसके मुँह पर ना कॉफ़ी भी फेंक देता है। तो क्वानमो हैरान हो जाता है और उसके सारे कोलीग्स जो होते हैं ना हैरत से उसे देख रहे होते हैं और वो सोचते हैं कि क्वानमो जो है बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट है लेकिन इसका टेम्पर भी तो बहुत बुरा है। लेकिन जो फैंग जी होता है ना वो उसको सब कुछ बोलता है और तो जो क्वानमो होता है उसे कहता है कि मेरी बात ये सुनो कि तुमने जो है अब कॉन्ट्रैक्ट तो खुद ही किया था और अगर तुम्हारे फैंस को पता चल गया कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया था तो तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। तो जो फैंग जी होता है वो ये सुनकर तो डर जाता है, काँपने लगता है, लेकिन वो क्या कहता है कि मैं इसको छोड़ूँगा नहीं। तो वो उसके ऊपर मतलब
कहता है कि तुमने विलेंस के लिए लड़ते हो तो लोगों को ये पता चला, तुम इतने ज़्यादा फेमस हो तो वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे ना। तो क्वान मो कहता है कि मैं बहुत बड़ा लॉयर हूँ, तो मेरे ऊपर ये रिवर्स साइकोलॉजी काम नहीं करने वाली है। तो वो उसको डरा देता है, फैंग जी उसको डराना चाहता है, लेकिन वो फिर से फैंग जी को ही डरा देता है। तो वो कहता है ठीक है, मैं तुमसे बेहतर लॉयर ढूंढ कर दिखाऊंगा। तो वो ना वहाँ से उसे चैलेंज देता है और चला जाता है, कहता है रुको मैं तुमसे बेहतर लॉयर ढूंढूंगा। तो जो फैंग जी होता है वहाँ से जाता है, और तो जो कानमो होता है कि तुम अगर मुझसे माफ़ी मांगोगे तो मैं तुम्हारे लिए काम करूँगा, लेकिन बस तुम्हें मुझसे भीख मांगनी होगी। तो ये जाते हैं, फैंग जी कहता है मैं कभी भी भीख नहीं मांगूंगा तुमसे कि मैं तुम्हारे आगे झुकूँ। तुम बस रुको इधर, तुमसे अच्छा ढूंढ कर लाऊंगा। और उसके जो सारे कॉलीग्स होते हैं वो हैरान हो जाते हैं कि ये इतना बड़ा आर्टिस्ट है, और इसने क्या किया कि क्वान मो के ऊपर जो सारा कॉफ़ी था वो गिरा दिया। तो कानमो अपने कोलीग्स को कहता है तुम लोग फ़िक्र मत करो, ये आएगा और मुझसे माफ़ी मांगेगा और मुझसे कहेगा कि मैं ही इसका लॉयर बनूं, क्योंकि ये केस तो बिल्कुल नहीं जीत सकता। एक तो इसके पास पैसे भी नहीं है, दूसरा ये कि ये केस इसके खिलाफ़ इतना कमज़ोर है और अगर मैंने पकड़ा तो मैं ही जीत सकता हूँ। तो वो सारे शांत हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें फैंग जी को दिखाया जाता है जो सब लॉयर्स के पास जाता है और उनको पर्सनली विजिट करता है, और सब उसे नो कह देते हैं। एक तो ये कि जो कंपनी होती है वो बहुत बड़ी होती है और उसका केस थोड़ा वीक होता है, क्योंकि उसने पहले कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ रहता है, तो इस वजह से उसका कोई केस नहीं पकड़ता है। तो वो फिर सोचने लगता है कि क्या मैं उसी को कॉल करूँ। वो कहता है नहीं नहीं, मैं उसको कॉल नहीं करने वाला, वो बहुत ही अड़ियल है, खड़ूस है, और वो फिर मुझे उससे माफ़ी भी मांगनी होती है। तो फिर मैं ये नहीं करने वाला। लेकिन वो सोचता है मैं उससे माफ़ी मांग भी लेता, लेकिन मेरे पास तो उसका नंबर ही नहीं है। तभी उसको कॉल आती है किसी की, कहता है अननोन नंबर। तो वो कहता है हेलो। तो वहाँ पर कानमो होता है, कहता है तुम मुझसे माफ़ी मांगने के लिए तैयार हो, तुम्हारा किसी लॉयर ने केस नहीं ना पकड़ा। तो बोलता है कि नहीं। तो वो कहता है हाँ ठीक है। फिर कहता है हाँ ठीक है, मैं करूँगा, मतलब पहले नो बाद में ही है। तो कहता है ठीक है तुम, वो कहता है कि मैं तुम्हारा फ़ीस वगैरह को छोड़ो, पहले तुम मुझसे माफ़ी मांगो कि तुम मेरा केस पकड़ो, तो तभी मैं पकड़ूंगा। और तुम्हारा तो जो पहली सेशन है वो कोर्ट में नेक्स्ट मंथ है, तो नेक्स्ट मंथ होने ही वाला है, तो तुम्हें अभी करना होगा, मुझे अपना केस देना होगा। तो वो उससे फ़ोन पे सॉरी कहने लगता है, कहता है नहीं मैं अभी आता हूँ। कहता है क्या तुमने मेरा नंबर कैसे लिया, तुमने मेरी लोकेशन कैसे ली। कहता है ये एक अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन है, तुम बस, मैं आ रहा हूँ, तुम मुझसे सॉरी कहो। तो फैंग जी सोचता है कि कितना क्रीपी इंसान है, मतलब कितना गंदा है कि ये मजबूर लोगों से माफ़ी ही मंगवाना ही चाहता है। तो उसी वक्त जो होता है ना, मो की जो होती है कार वहाँ पर आके रुकती है और वो उसके पास जाता है और उसे सॉरी बोलता है। तो कानमो बाहर निकलता है और बोलता है ठीक है, मैंने तुम्हें माफ़ किया, मैं तुम्हारा केस ले लूँगा। तो वो हैरान रह जाता है, शॉक रह जाता है। तो वो बोलता है कि ठीक है, लेकिन तुम मुझे फ़ीस पे तो नहीं कर सकोगे। तो फैंग जी सोचता है कि मुझे पता था ये क्रीपी क्रिएचर ऐसे ही करने वाला है, अब ये मुझे टीज़ करेगा। तो वो उसे बहुत कुछ कहने लगता है दिल में। बोलता है कि अचानक से फैंग जी को बोलता है कि चलो ठीक है, मैं लेकिन दूसरे मेथड्स भी हैं पे करने के लिए। वो बिल्कुल शौक रहता है, उसे समझ नहीं आता वो क्या कहना चाह रहा होता है। तो नेक्स्ट वो उसको बोलता है कि तुम मेरा BF बनो, मतलब बॉयफ्रेंड बनो, तो तभी मैं तुम्हें जो हूँ केस पकड़ूँगा। तो वो इतनी ज़ोर से चीखता है उसके कान के पास कि वो अपने कान पे हाथ रख लेता है। कहता है इतनी ज़ोर से चीखने की क्या ज़रूरत थी भला? उसे कहता नहीं है, सोचता ही है। तो उसको अच्छे से सूट वगैरह दिलवाता है और उसे कहता है कि, तो वो उससे पूछता रहता है कि क्या तुम, मतलब ये सच है कि तुम मतलब गे हो? वो बोलता है हाँ। तो फिर वो कहता है क्या, और वो पूछता है कि तुम क्या हो? तुम हो? कहता है नहीं, नहीं। कहता है तो फिर मुझे भी अपनी फीलिंग्स का पता है, मैं ऐसा कोई फीलिंग्स नहीं है मेरे लिए, गाइस में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो वो कहता है कि अभी पता कर लो। तो कहता है अपनी बकवास बंद करो, और फिर वो शॉपिंग करते हैं और फिर पार्टी के लिए निकलते हैं। अब जो पार्टी में जा रहा होता है वो, तो गाइस मो उसको लेकर आता है, एक बहुत शानदार विला में लेकर आता है। तो फैंग जी सोचता है ये कितना बड़ा है, कितना शानदार है, और यहाँ पर लोग इतने ज़्यादा मतलब एक्सपेंसिव क्लॉथ पहन कर आए हैं, तो ये तो इस दुनिया के लगते ही नहीं है, कितना शानदार है। वो इसी में खो जाता है, वो थोड़ा नर्वस होने लगता है। तो वो उसको कहता है तो डोंट वरी, मैं तुम्हारे पास ही हूँगा। और उसको वो ना चिपक ही जाता है सीट से, वो बाहर नहीं निकल रहा होता। तो वो उसको डांट कर कहता है कि बाहर निकलो सीट से, तुम इधर क्यों हो? तो वो डर जाता है कि मुँह इस पे इतना गुस्सा किया ना। वो उसे अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताता है कि तुमने उसके सामने बहुत अच्छी एक्टिंग करनी है, और यही सब कुछ हमारे बीच में तय हुआ था कि तुम्हारी फ़ी ये है कि तुमने मेरा BF बनने की एक्टिंग करनी है। तो वो बोलते हैं कि चलो ठीक है। तो इस तरह से वो कहता है कि हम बिल्कुल रियल अपने रिलेशनशिप दिखाएंगे ताकि उसे कोई शक ना हो और मेरी उससे जान छूट जाए। तो वो जो उसका
बॉयफ्रेंड रहता है वो बहुत ज़्यादा रिच होता है और वो बहुत ज़्यादा हैंडसम भी होता है। तो वो जैसे ही एंटर होता है तो लोग जो होते हैं वो उसके बारे में बातें करने लगते हैं कि जो मोह रहता है कि वो भी बहुत ज़्यादा फेमस होता है और वो बहुत अच्छा लॉयर होता है। तो वो कहता है कि लगता है कि मोह ने अपने बॉयफ्रेंड को सच में डंप कर ही दिया और ये अपनी न्यू डेट के साथ आया हुआ है और ये दोनों साथ में कपल की तरह आए हैं और कितने अच्छे लग रहे हैं और सब यही बोलते रहते हैं। तो ये सब सुनकर वो और नर्वस होने लगता है। तो जैसे ही वो आगे जाते हैं तो फर्स्ट मीटिंग में ही उसको अपना बीएफ जो होता है वो मिल जाता है। तो वो उसको सामने बहुत ज़्यादा बेस्ट रिलेशनशिप कपल के तौर पर दिखाने लगते हैं और ना एक दूसरे के साथ जो मोह होता है उसके साथ बहुत ज़्यादा टची हो रहा होता है। और वो जो होता है फैंग जी बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रहा होता है यहाँ पर। कहता है कि इतना टची क्यों हो रहा है, इसने तो कभी इतने प्यार से बात नहीं की। और जब वो उसको डार्लिंग कहता है तो डार्लिंग फैंग इधर आओ, तो वो इतना ज़्यादा हैरान होता है। कहता है ये सिर्फ़ और सिर्फ मैं अपने लॉन्ग सूट के लिए बर्दाश्त कर रहा हूँ, नहीं तो मैं तो इसे 1 मिनट भी बर्दाश्त ना करूँ। तो वहीं उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है और पूछता है कि ये कौन है? लगता है वो उसे देखता है और वो कहता है कि लगता है तुम्हारा टेस्ट चेंज हो गया। कहता है हाँ, मेरा टेस्ट चेंज हो गया और अब मुझे स्वीट और क्यूट पसंद है मेरा टेस्ट। ये मतलब वो फेंग जी के बारे में कह रहा होता है। तो वो कहता है अच्छा ठीक है। तो वो फेंग के साथ ज़्यादा फ्री होने की कोशिश करते हैं और मतलब उसके बहुत करीब आता है और उसको कहता है मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। तो फेंग जी यहाँ सोच रहा था वाओ, खाना मेरा जो लंच था वो इसी की वजह से स्किप हुआ है, जाओ जाओ खाना लेकर आओ। सिर्फ सोचता रहता है, बोलता नहीं है। तो वहीं पर वो उसके लिए लंच लेने के लिए जाता है। कहता है हाँ हाँ स्वीट ही लेना। मतलब वो अंदर से ये सब कुछ बोल रहा होता है और जब वो सामने देखता है तो उसके बॉयफ्रेंड को देख के डर जाता है क्योंकि वो इसे इतने गुस्से से घूर रहा होता है। तो गाइस आज के लिए इतना ही। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और प्लीज़ अच्छा सा कमेंट भी करें। थैंक यू। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब माय चैनल।